भाषा के 3 स्वरूप थे। हाँ, लिखित, मौखिक और सांकेतिक, यही था ना। आज हम शुरू करेंगे वर्ण। भाषा के बाद शुरू करेंगे वर्ण। ठीक है, चलिए वर्ण को आज हम समझते हैं कि वर्ण क्या होता है। सर एक पानी रखा जाता था, ठीक है, पानी रखा जाता था। पानी बगल में है तो आराम से बॉटल दे दे, बाटल है, भर के रख लीजिए जाए। ग्रीन वाला दे दे, जब पियो करेंगे तुरंत दे दो बेटा। बेटा यहाँ देखो, बात को हम यहाँ ध्यान दीजिए। वर्ण, वर्ण यानी अक्षर, अक्षरों को ही वर्ण कहा गया है। ठीक है, वर्ण किसे कहेंगे, इसको जब परिभाषित करना होगा तो हम कहते क्या है कि मुख से निकलने वाली वह स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि जिसको कई टुकड़ों में विभाजित न किया जा सके। हमारे मुंह से जो ध्वनि निकल रही है, जो आवाज आ रही है, उसके कई भागों में हम तोड़ नहीं सकते हैं, कई भागों में उसको हम बांट नहीं सकते, उसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। जिन आवाज को जो स्वतंत्र रूप से मुख से निकलती है और उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, वही ध्वनि क्या कहलाता है, अक्षर या वर्ण कहते हैं। यानी परिभाषा देना हो तो आप कह सकते हो कि मुख से निकलने वाली वह स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि जिसको टुकड़ों में विभाजित न किया जा सके, उसको हम कहते हैं वर्ण। वर्ण के कितने भेद हैं, कौन कौन से? लिखित, मौखिक, सांकेतिक। ये तो भाषा के स्वरूप है, रूप है ना। वर्ण है, दो है सर। हाँ, वर्ण के 2 भेद हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ये ध्यान देना है कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। स्वर वर्ण हम उन वर्णों को कहते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हम किन्हीं दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हम किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं, उनको हम स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण उसको कहते हैं जो स्वर वर्णों की सहायता से उच्चारित होते हैं। यानी व्यंजन वर्ण वे वर्ण है जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं, और स्वतः उच्चारित होने वाले वर्ण जिनके उच्चारण में हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, उनको हम स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? 11। हिंदी व्याकरण में स्वरों की संख्या बताई गई है 11। ओ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। इनकी संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये हिंदी में स्वरों की संख्या हो जाती है 11। यही जब आप संस्कृत में चलोगे तो स्वरों की संख्या आपको पढ़ाया जाएगा 13, कि संस्कृत में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 13 प्रकार के। अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा कि अंग्रेजी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ वॉवेल्स, तो 5, ए, ई, आई, ओ और यू। लेकिन हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अ से लेकर के औ तक 11 स्वर हिंदी में होते हैं। और इन स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है? इन स्वरों को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक ह्रस्व स्वर, दूसरा हो जाता है दीर्घ स्वर, और तीसरा हो जाता है प्लूत स्वर। ध्यान दीजिएगा, ये स्वर हो गए 11। स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हम किन्हीं दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं। इन स्वरों को हम 3 वर्गों में बांटते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। ह्रस्व स्वर उनको कहते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे, बहुत ही कम समय लगे, वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में अल्प समय लगता है, कम समय लगता है, अत्यंत कम समय लगता है, उनको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। और इनकी संख्या 4 होती है। अ, ई, छोटा उ और री, ये 4 जो है ह्रस्व स्वर है। इनकी संख्या हो गई 4।
11 में से 4 निकल गया, बचा कितना? 7। ये 7 जो बचते हैं ये हो जाते हैं दीर्घ स्वर। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये 7 हो गए हैं, देखिए ये हो गए 7। तो 7 और 4 कितने हो गए? 11। 11 स्वरों की संख्या हो गई। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 हो जाते हैं दीर्घ स्वर और 4 हो जाते हैं ह्रस्व स्वर। टोटल स्वरों की संख्या हो जाती है 11। क्लियर? अब आपके दिमाग में आएगा कि ह्रस्व स्वर उनको हम कहते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है और इनकी संख्या होती है 4। दीर्घ स्वर को परिभाषित करना हो तो आप कहेंगे कि दीर्घ स्वर वे स्वर वर्ण कहलाते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वरों से जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे उनको हम कहते हैं दीर्घ स्वर और इनकी संख्या होती है 7। देखिए ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, छोटा, और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। इसी आधार पर बचपन से ही हम आप पढ़ते चले आए कि छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा। पढ़ते हैं ना कि छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा, यानी ह्रस्व स्वर छोटी है, छोटी की मात्रा है, और दीर्घ स्वर बड़ी की मात्रा है। दीर्घ माने बड़ा, ह्रस्व माने छोटा। तो जो ह्रस्व स्वर है यह इन स्वरों का मात्रा किसको कहेंगे? बीच में हम थोड़ा सा रुकेंगे। मात्रा किसको कहेंगे? कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा कहा जाता है। अगर कोई पूछ दे कि मात्रा किसको कहेंगे तो सीधा सीधा आपका जवाब होना चाहिए कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। ठीक है? और मात्रा जब स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है तो इसके स्वर, इस ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में तो कम समय लग रहा है, यानी छोटा समय लग रहा है तो छोटी की मात्रा। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में थोड़ा बड़ा समय लग रहा है तो बड़ी की मात्रा। क्लियर है? अब आप आएंगे तो 3 आपने बताया कि स्वरों के भेद में 3 होते हैं तो प्लुत स्वर कहा गया। जब स्वर 11 होते हैं, 4 ह्रस्व स्वर हो गया, 7 दीर्घ स्वर हो गया, तो तीसरा प्लुत स्वर कहा गया। तो प्लुत स्वर आज विलुप्त हो गया है। सीधे सीधे अपने दिमाग में रखिए कि प्लुत स्वर आज विलुप्त हो गया है। हिंदी के जो आचार्य हैं, हिंदी के जो विद्वान हैं, हिंदी के जो लेखक हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, वो विलुप्त स्वरों, विलुप्त मतलब पुलुत स्वरों का प्रयोग प्रायः नहीं के बराबर करना है। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्लुत जो है विलुप्त हो गया है। अब ये समझने के लिए हम आपको बता दें कि ह्रस्व में जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगा वो क्या कहलाया? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर से जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगा वो क्या कहलाया? दीर्घ स्वर। और इससे भी अधिक समय जिन स्वरों के उच्चारण में लगेगा उसको हम कहेंगे प्लुत स्वर। यानी प्लुत स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। जैसे इसका आप उच्चारण क्या करोगे? इसको क्या पढ़ेंगे? अधिक समय लगा ना। अगर यही बीच वाला ये नहीं रहता तो इसको हम क्या पढ़ते? ओम। क्या पढ़ते? ओम। ओम। अगर प्लुत का चिन्ह इसमें लग गया तो इसका उच्चारण लंबा हो गया, ओम। अधिक समय लगा ना, इसी को हम कहते हैं प्लुत। और 2 वर्णों के बीच में अंग्रेजी अक्षर का यस बना देते हैं तो वह प्लुत स्वर हो जाता है। जैसे इसको आप क्या पढ़ोगे? ओ। इसको क्या पढ़ेंगे? म। और दोनों को एक साथ मिला देंगे तो क्या पढ़ेंगे? ओम। ओम। और दोनों के बीच में अगर अंग्रेजी अक्षर का यस बना दिया ऐसे तो इसको क्या पढ़ेंगे? ओम। अधिक समय लगा, यही होता है प्लुत स्वर। इनकी गणना आज 11 में नहीं हो रही है क्योंकि आचार्य लोग, विद्वान लोग इसका प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं। लेकिन लिखित रूप में इसका प्रयोग तो नहीं मिलता है, लेकिन बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग आज भी देखने को, जैसे दूर से किसी को बुलाना हो, सीआरसी गेट पे कोई खड़ा है और आपको, राम रतन खड़ा है और उसको बुलाना है तो आप कहोगे ह्रस्व स्वर की आवाज में, राम रतन आ जाओ, सुनेगा आपकी आवाज। दीर्घ स्वर में बोलोगे राम रतन आओ, तब भी नहीं सुनेगा। अब प्लुत स्वर में जब बोलोगे राम रतन तो सुन लेगा कि नहीं सुन लेगा? यही होता है
प्लुत स्वर। यानी कि बोलचाल की भाषा में प्लुत स्वरों का प्रयोग आज भी देखने को मिलता है, लेकिन लिखित रूप में इसका प्रयोग विद्वानों द्वारा नगण्य कर दिया गया है, नहीं के बराबर है। तो ये हो गए आपके स्वर। स्वर समझ में आया कि स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हम किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, 4 ह्रस्व स्वर होते हैं और 7 दीर्घ स्वर होते हैं। कुल 11 हिंदी में स्वर होते हैं। इसके बाद आता है व्यंजन। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। अब देखो व्यंजन। व्यंजन वर्ण हम उसको उन वर्णों को कहते हैं जो स्वर वर्णों की सहायता से उच्चारित होते हैं। यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में हम स्वरों की सहायता लेते हैं उनको हम कहते हैं व्यंजन। व्यंजनों का जब भेद करेंगे, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, जब उनका बंटवारा करेंगे, हम प्रकार बताएंगे, तो सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन इसको क्यों कहा गया है कि ये वे व्यंजन है जब हम इनका उच्चारण करते हैं कि जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को छूती हो, स्पर्श करती हो, उनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। उनकी संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। क से लेकर के म तक, क से म तक 25 जो है स्पर्श व्यंजन है। और इनको 5 वर्गों में बांट दिया जाता है। पहला होता है क वर्ग। क वर्ग, क वर्ग में 5 अक्षर आएगा, क, ख, ग, घ और अंग। फिर इसके बाद आ जाएगा च वर्ग। च वर्ग में भी 5 अक्षर आएंगे, च, छ, ज, झ और इया। इसके बाद आ जाएगा आपका ट वर्ग। ट वर्ग में भी 5 अक्षर आएंगे, ट, ठ, ड, ढ और। इसके बाद आ जाएगा आपका त वर्ग। त वर्ग में भी 5 अक्षर आएंगे, त, थ, द, ध और। इसके बाद अंत में आता है प वर्ग। प वर्ग में भी 5 अक्षर आते हैं, प, फ, ब, भ और म। तो शुरू कहां से हुआ? क से। खत्म कहां हुआ? म तक। यानी क से लेकर के म तक स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। इनको स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को छूती है, स्पर्श करती है, इसीलिए इनको कहा गया है स्पर्श व्यंजन। और इनको 5 भागों में बांट दिया जाता है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। अब प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं, तो 5 बच्चे 25। कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या हो गई। इसके बाद आता है अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ, इसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अंत्यस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर, इनकी संख्या भी होती है 4। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ये कौन कौन से हैं? तो य, र, ल और व। ये 4 हो गए आपके अंत्यस्थ या अर्ध स्वर। इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इनको ऊष्म व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हवा मुख से भारी होकर बाहर निकलती है, ऊष्मा पैदा करती है। वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में हवा मुख से भारी होकर बाहर निकले, गर्म होकर बाहर निकले, गर्मी पैदा करे, ऊष्मा पैदा करे, उनको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। और इनकी भी संख्या होती है 4 ही। ये कौन कौन होते हैं? स, श, ह। ये 4 हो गए ऊष्म व्यंजन। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या हो जाती है 4 ही। इनको संयुक्त वर्ण भी कहा गया है। व्यंजन के जगह पे वर्ण लिखिए, संयुक्त वर्ण, ठीक ना? मिश्र वर्ण भी इसी को कहते हैं। हाँ, मिश्रित वर्ण, मिश्रित वर्ण या संयुक्त वर्ण, यानी कि 2 मिलकर एक बनाते हैं, तो मिश्रण हो गया उनका, या संयुक्त हो गए, 2 एक साथ मिल गए, तो मिश्रित वर्ण भी कहा जाता है, इनको संयुक्त वर्ण भी कहा जाता है, ठीक ना? तो संयुक्त वर्णों की संख्या होती है 4। ये होते हैं श्रव,
छ, त्र और ज्ञ। ठीक, ये चार जो है सर जो 6 बनाइए, छतरी वाला 6 बनाइए। स्र छ, हाँ ये छ, छतरी वाला छ हो जाएगा, ये वाला जी स्र छ त्र ज्ञ। ये स्र जो है स और र से मिलकर बनता है, स्र जी नीचे हलंत लग जाएगा। छ जो है क और षटकोण वाला स से मिलकर छ बन जाता है, जी त और र मिलकर के त्र बना जाते हैं, और ज और इया मिलकर के ज्ञ बना जाते हैं। तो ये दो दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो एक वर्ण बनता है, इसीलिए इसको कहा जाता है मिश्रित वर्ण या संयुक्त वर्ण। ठीक है, इनको व्यंजनों में गिनती नहीं होती है, लेकिन वर्णों में गिनती। ये वर्ण तो है, अक्षर तो है, लेकिन स्वतंत्र रूप से व्यंजन नहीं है, क्योंकि दोनों स और र ऑलरेडी इनकी गिनती हो चुकी है। देखिए स यहाँ है, र यहाँ है, इन दोनों को मिलाकर के स्र बनाया है। क यहाँ है और षटकोण वाला स यहाँ है, ये दोनों मिलकर के छ बनाया है। ठीक, इनकी गिनती तो ऑलरेडी पहले हो चुकी है। तो ये वर्ण है, लेकिन इनकी स्वतंत्र मूल रूप से व्यंजन में इनकी गिनती, लेकिन वर्णों में गिनती होती है। और कुल कितने अक्षर होंगे इसमें इनकी गिनती। ये उसके बाद ये कहा जाता है आपका द्विगुण व्यंजन, द्विगुण, या इसको तद्धित व्यंजन भी कहा जाता है। क्या? तद्धित। ये होते हैं ड और ढ, जब इनके नीचे बिंदी लग जाता है तो इनके गुण बदल जाते हैं, दो गुण हो जाते हैं। जैसे आप पढ़ो इसको, क्या पढ़ेंगे इसको? डमरू। क्या पढ़ेंगे? और इसी को हमें पढ़ना हो ल या बिंदी लगा दें लिखने, तो क्या पढ़ेंगे इसको? तो यहाँ ड के रूप में उच्चारण होता है और यहाँ ल के रूप में इसका उच्चारण। इसके गुण कितने हो गए? दो गुण हो गए, इसलिए इसको कहा गया है दो गुण।